हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, द मेन थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स इज टू यूनिफाई द बेसिक फोर्सेस इन नेचर। नेचर में जो फोर्सेस पाए जा रहे हैं उनको एक करने का जो है फिजिक्स का ये मेन एम है। डिफरेंट फिनोमेना ऑफ नेचर मस्ट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वन मिनिमम लॉ। नेचर में जो अलग अलग फिनोमेना है उसको एक ही नियम के द्वारा व्यक्त करने का इसका जो है मेन एम है। इसमें साइंटिस्ट जो है काफी प्रयासरत रहे हैं अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन। जैसे न्यूटन साहब का है, पेड़ से जो सेब गिरा वो अलग था नहीं उसका नियम। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है इसका अलग नियम है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, अलग है। इन्होंने सबको एक ही नियम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्रेस किया। यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल डोमेन्स बाय एक्सप्लेनिंग बोथ टाइप ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग द सेम लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेम लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन से इन्होंने धरती पे जितने भी वस्तुओं का मोशन और खगोलीय पिंड का मोशन दोनों को एक ही नियम से उन्होंने एक्सप्रेस किया। हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड 1820 and Michael Faraday 1830 showed that electric and magnetic phenomena are inseparable aspects of a unified domain called electromagnetism. हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड और माइकल फैराडे साहब ने यह किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ फिनोमेना है और इस जो यूनिफाइड डोमेन जो है उसको उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया। नेक्स्ट, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1873, इन्होंने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर करके यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स दोनों को यूनिफाई किया। नेक्स्ट, शेल्डन लेसॉ, अब्दुल सलाम एंड स्टीवन विनबर्ग 1979 showed that weak nuclear force and the electromagnetic force are different aspects of a unified electroweak force। मतलब कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों को इन्होंने जो है यूनिफाई किया और एक नया नियम निकाला, यूनिफाइड इलेक्ट्रोवीक फोर्स। साइमन वांडरमेयर 1984 experimentally verified the theory of electroweak force। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज। In any physical process involving different process, some physical quantities remain unchanged. These quantities are called conserved quantity। कुछ भौतिक प्रक्रियाओं में कुछ भौतिक राशियां अपरिवर्तित रहती है जिन्हें हम कंजर्व क्वांटिटीज कहते हैं। वे भौतिक राशियां हैं एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज। कंजर्वेशन लॉज क्या है? द लॉज विच गवर्न द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटी आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉज। उन राशियों की कंजर्वेशन को जो नियम पालन करते हैं उसे कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। दीज आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये मुख्यतः 4 कंजर्वेशन लॉज हैं। अब इन चारों को जानने से पहले हम जान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले सिस्टम क्या है? सिस्टम असेंबली ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज। पार्टिकल्स या बॉडीज का समूह
Any system on which no external force acts is called an isolated system. वैसा सिस्टम जिसमें कोई बाहरी बल न लगे उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का न तो नाश किया जा सकता है न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि इच हाइट पे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई गेंद है, यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। जैसे कि इसको छोड़ा जाता है धीरे 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 इसका पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही होगा mgh। यहाँ पे जैसे ये ग्राउंड लेवल पे आएगा इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वही रहेगी अनचेंज। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम पे कोई बाहरी बल न लग रहा हो तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। जैसे बंदूक से गोली छूटती है तो गोली जो है वो आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर मूव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गोली का जो वेग होता है v, तो गोली का संवेग mv अगर है, बंदूक का संवेग mv, ये दोनों जो है इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो टोटल संवेग जो होगा, स्टार्टिंग में जो है बंदूक रेस्ट में था तो इसका जो है टोटल जो कुल संवेग 0 हुआ। फायरिंग के बाद इसका संवेग mv है, इसका mv, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज है, ये लीनियर मोमेंटम को कंजर्वेशन हो रहा है। थर्ड वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो है ये फोर्स जो है हमारा लीनियर मोशन में होता है, उस प्रकार टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन। जैसे ये दरवाजा मूव करते हैं, यहाँ ये मूव कर रहा है वस्तु एक एक्सिस के अलावा, एक एक्सिस के चारों ओर। तो यहाँ पे एक्सिस के चारों ओर जो मूव कर रहे हैं तो इस एक्सिस के माने ये दरवाजा जो मूव कर रहा है तो यहाँ से एक ये डिस्टेंस है, फोर्स ऐसे लग रहे हैं, इस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। ये टॉर्क किसी भी वस्तु में रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी वस्तु पे टॉर्क एक्ट नहीं करता है तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। और एक हमारा नया टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ इनर्शिया। इट इज रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है अपने आप किसी एक्सिस के परितः रोटेट नहीं कर पाता। तो जैसे कि कोई भी ग्रह सन के चारों इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, जैसे वो सन के नजदीक आता है इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है और इसका जो इनर्शिया है वो घट जाता है। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू I ओमेगा। तो जैसे ही
जहाँ ये आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये एक्सप्रेशन है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये जो है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की जो दूरी है, इस वस्तु के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है दोनों पे डिपेंड्स करता है। अगर ये वस्तु की दूरी, वस्तु का मास m है, वस्तु का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी r है, तो वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा। जैसे ही ये सन के पास आता है ये तो ग्रह, तो इसका जो कोणीय वेग है ओमेगा वो बढ़ जाता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है और इस प्रकार इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज है वो हमेशा अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे ये अनचार्ज ग्लास रॉड है, अनचार्ज सिल्क क्लॉथ है, दोनों का रबिंग कराते हैं दोनों में, तो द ग्लास रॉड इक्वल्स पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ इक्वल्स नेगेटिव चार्ज। तो बिफोर रबिंग दोनों का आवेश शून्य है, आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्ज है दोनों की संख्या समान है। तो यहाँ पे तो टोटल चार्ज को जोड़ते हैं तो यहाँ शून्य हो जाता है, यहाँ भी शून्य हो जाता है। मतलब कि जो टोटल चार्ज है क्या है, कांस्टेंट। क्लियर कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू।